आज आप अयोध्या में देख लो जाकर के, जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर क्या रोजगार देगा, वहां के लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। यदि राहुल गांधी में दम होता तो अकेले दम पर चुनाव लड़ते नरेंद्र मोदी के सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। मैं रवि श्रीवास्तव के जो कि हमारे सहयोगी और हमारे सोशल एक्टिविस्ट हमारे शिव जी हैं। हम सीधे आमने सामने बात करेंगे कि एन भारत से उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर, उसमें हमें नहीं लगता कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 50-50% सीटों का शेयर करेंगे, क्योंकि जब आप 80 सीटों में से कांग्रेस को 17 सीटें दे रहे हैं, तो आप ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि 10 सीटों पर कांग्रेस को 50-50% का शेयर मिल जाए। अगर लखनऊ में त्रहमाइम मचा हुआ है इस समय। अकबर नगर की घटना आपको मालूम ही होगी कि आज 5वां दिन हो गया और प्रथम अकबर नगर का जो प्रथम वार्ड है उस पर कार्रवाई बरकरार जारी है। करीबन न जाने कितने लोग बेघर हो गए। अवैध निर्माण थे, तो क्या उससे पहले भी तो अवैध लोग रह रहे थे? क्या वो निर्माण अधिकारियों को नहीं मालूम था, या बीजेपी सरकार आई थी तभी निर्माण हुए? कि ये जो अकबर नगर में जो बुलडोजर चल रहा है, किसी भी सरकार के द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और यदि इस पर चल भी रहा है तो ये कोर्ट के अनुसार चल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति ये तो नेता ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। वहीं आपने योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुना होगा, जिसमें लगातार कहते हैं कि हम किसी भी गरीब की झोपड़ी नहीं उजाड़ेंगे। यदि किसी भी गरीब की हम झोपड़ी उजाड़ते हैं तो पहले उसको हम रहने के लिए दूसरी जगह। तो जनसंख्या वहाँ की आबादी जो थी वो लाख थी और आपने मकान दिए 2000। तो ऐसे में आप खुद बता सकते हैं कि 2000 क्या 2000 की जो आवंटन इन्होंने किए हैं अकबर नगर में, उसमें जो निर्माण है, जिसका कमर्शियल है, जिसके घर में 10 लोग सदस्य हैं, उनको करीबन 1 मिल रहा है। भाई 10 कमाने वाले 1 को मिल रहा है और 9 को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये भी तो सरकार कहीं ना कहीं देख रही है। देखिए, अब जिसके घर में 10 हैं या जिसके घर में 4 हैं, सरकार सबको एक बराबर तो नहीं कर सकती। लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से आवास को आवंटित किया है, अभी आपका कहना है कि 2000 दिए हैं, हो सकता है आगे और भी बने जितनी ज़रूरत के अनुसार। अभी तो फ़िलहाल में ये प्रॉपर तरीके से 2000 हाउस को जो तैयार किया गया है, तो उसमें अब किसी एक व्यक्ति के घर में यदि 10-10 कैंडिडेट हैं, तो मेरा मानना है कि सरकार 10 को तो नहीं दे सकती है, लेकिन घर में एक सदस्य को तो अवश्य देगी। और हो सकता है ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो नए आवासों का भी निर्माण कार्य जो है वो तेज हो जाएगा। उपचुनाव की हम लोग बात कर रहे थे। उपचुनाव पर कितनी सीटें किसको दी जाएगी, किसका सर पे ताज सजेगा? तो एन भारत सीधे यही सवाल आपसे कर रहा है कि आखिरकार क्या राहुल और अखिलेश इस बार उपचुनाव में क्या साथ रहेंगे या नहीं? देखिए, साथ तो रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि यदि सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ती है उपचुनाव में, तो कांग्रेस के खाते में मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी 1 या 2 सीट ही दे सकती है। वह 8 सीटें रिजर्व अपने पास समाजवादी पार्टी रखेगी, क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, उनके दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के सीट मांग रहे थे, तो अखिलेश यादव का स्पष्ट तौर पर कहना था कि हम कहाँ से सीट दे दें। जब उन्होंने अपने चाचा को नहीं समझा तो कांग्रेस को कैसे समझेगा? देखिए, अभी तो फिलहाल में तो गठबंधन है, और गठबंधन आप लोकसभा ये उपचुनाव जो चल रहे हैं इसमें आप गठबंधन नहीं तोड़ सकते। यदि आपने इंडिया अलायंस कांग्रेस को उपचुनाव में छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा चेहरा निकल के आया वो अखिलेश यादव का चेहरा निकल के आया है। और यदि अखिलेश यादव 2027 की तैयारी कर रहे हैं अभी इसी चुनाव से, तो वो उनकी एक नज़रिया अलग है। लेकिन मेरी नज़रिया से हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ अभी नहीं छोड़ सकते हैं। यदि उन्होंने छोड़ा तो इंडिया अलायंस को सबसे बड़ा लॉस होगा। इसमें सबसे बड़ी सवाल निकल के आया कि अब अखिलेश केंद्र की राजनीति संभालेंगे और यूपी की राजनीति सिर्फ चाचा संभालेंगे। ये उत्तर प्रदेश व पूरे भारत में राजनीति आपने देखा होगा उलट पलट का खेल रहा है। कभी चाचा ने भतीजे को छोड़ा तो कभी भतीजे ने चाचा को छोड़ा।
जैसा कि बिहार की राजनीति है, अब वही उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गई। कभी शिवपाल चाचा कहते हैं कि हम अपने भतीजे के साथ रहेंगे, तो कभी भतीजा कहता मगर है बेटे को तो लड़ाया ना उन्होंने। बेटे को लड़ाया, लेकिन खुद कहाँ लड़े। तो जब आप देंगे तभी तो आप लड़ेंगे। मैं अभी वही आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप सीटों का बंटवारा हो रहा था तो अखिलेश यादव ने स्वयं इस शब्द को कहा मीडिया के सामने कि हम सीटों का बंटवारा कैसे करें, कैसे सीटें दें। 17 सीटें तो कांग्रेस ले गई और हम तो गठबंधन करके बीच में फंस गए, अपने लोगों को चुनाव नहीं लड़ क्यों पाए। क्यों क्या कारण रहा जो इन्होंने गठबंधन किया था? देखिए, गठबंधन करने का कारण तो मुख्य यही था कि सबकी नज़र में केवल यही थी कि हमें बीजेपी को हराना है, हमें मोदी को रोकना है। क्या अखिलेश में दम नहीं था? दम तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी में भी नहीं था। यदि राहुल गांधी में दम होता तो आपने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। यदि राहुल गांधी में दम होता तो अकेले दम पर चुनाव लड़ते नरेंद्र मोदी के सामने। आपने रायबरेली से चुनाव लड़ा। आप में अगर राहुल गांधी में दम होती तो ये बनारस से चुनाव लड़ते नरेंद्र मोदी के तो फिर अयोध्या क्यों हारी? अयोध्या अयोध्या क्यों हारी? अयोध्या हारने का सबसे बड़ा कारण था कि बीजेपी में मतभेद पैदा होना। जानकारी तो ये भी है कि वहाँ के जो निवासी हैं उनको दबा दिया गया था, किसी पत्रकार ने नहीं दिखाया, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं दिखाया। आखिर ये भी कहीं ना कहीं रीजन, राम तो सबके हैं ना, राम को लाने वाला तो कोई नहीं। सबको विश्वास हो गया था कि बीजेपी पूरे भारत में हार जाए लेकिन अयोध्या से नहीं हार सकती। यानी कि हम कह सकते हैं जिसको ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप मान सकते हैं ना कि राम ने ही आशीर्वाद दे दिया उनको। हाँ बिल्कुल, मानने में उसमें क्या है। अगर राम ने जिसको आशीर्वाद दिया वो जीता, राम ने जिसको नहीं आशीर्वाद दिया वो हारा। कि अयोध्या जिस कदर ट्रोल पे है, पूरे भारत में अयोध्या वायरल है, अयोध्या को ट्रोल किया जा रहा है, लोगों में आक्रोश है। लोग अब वहाँ पर जाते हैं पर वहाँ पर कुछ रोजगार तक नहीं वहाँ पर लोगों पे उपलब्ध कराते हैं। इसमें एक चीज़ की हमें बहुत खुशी हुई, बीजेपी की हारने से उन लोगों के मुंह पे जनता ने जूता मारा है जो ये कहते थे कि राम मंदिर क्या रोजगार देगा। आज अयोध्या की वह स्थिति हो गई कि अयोध्या के नागरिक व व्यापारी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर का, जो लोग विरोध कर रहे थे, जो कह रहे थे कि राम क्या रोजगार देंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाइए, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनवाइए, वहाँ पर स्कूल बनवाइए। आज वह लोग जवाब दें। अयोध्या वाले कई मीडिया के चैनल जो हैं अयोध्या में मौजूद हैं, वो लगातार जनता से बात कर रहे हैं। जनता वहाँ की रोजगार के लिए तड़प रही है और वो स्पष्ट कह रही है कि हमारे पास अब रोजगार नहीं रहा, यहाँ पर जनता आना बंद हो गई। और राम पर सवाल उठाने वाले के मुंह पर पूरे भारत की जनता ने तमाचा मारा। आज आप अयोध्या में देख लो जाकर के, जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर क्या रोजगार देगा, वहाँ के लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन ये मतलब हाँ, खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। खामियाजा बीजेपी को इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि जो लल्लन सिंह थे उनसे जनता लगातार खिलाफ थी। जनता ने कई बार उन पर आक्रोश भी उन पर दिखाया, लेकिन बीजेपी इस बार जो चुनाव हारी है वो केवल अपने अहंकार की वजह से हारी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से तकरीबन 30 ऐसी सीटों पर बीजेपी हारी जिन सीटों पर लगातार बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा था, लगातार विरोध हो रहा था। लेकिन बीजेपी की कौन सी रणनीति थी जो उन्हीं प्रत्याशियों को, बीजेपी कौन सी रणनीति तय करेगी दो उपचुनाव को लेकर? देखिए, जो होना था तो हो गया, जितना गड्ढे में जाना था वो तो गड्ढे में चली गई। लेकिन ये हमें उम्मीद है कि कम से कम 6 से 60 सीटें उपचुनाव में बीजेपी जीत के आएगी। ये बात गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपसे। तो ये थे हमारे साथ शिव शर्मा जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं। और यही कहा जा सकता है कि जो भी इन्होंने बातें की कहीं ना कहीं अब ये सच होंगे या नहीं। मैं रवि श्रीवास्तव, भारत, लखनऊ।